गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग सभी ठीक होंगे। सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन आवर ऑनलाइन क्लासेस एंड आई होप सो आई आस्क यू दैट आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज़ find out copy and pen with you because we are going to discuss with a very important and very important topic. ठीक है, today we will discuss about the making of laws. कानून कैसे बनता है हमारे देश में, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। We have discussed in our last video about parliament. हमारे देश में पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है और पार्लियामेंट का एक इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है मेकिंग ऑफ लॉज। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप जुड़े रहिए हमारे वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम कुछ स्पेशल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो आप लोगों को पता होगा बच्चों कि आज़ादी से जो पहले हमारे देश में पार्लियामेंट नहीं थी, आज़ादी के बाद हमारे देश में पार्लियामेंट बना है ना, और पार्लियामेंट बना है तो पार्लियामेंट से ही लॉ को पारित किया गया है। आज़ादी से पहले मतलब बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस होते थे, ठीक है ना, लेकिन जैसे से मतलब ब्रिटिश रूल आया, ब्रिटिश रूल आने के बाद हमारे यहाँ का जो डिस्क्रिमिनेशन है लोगों के बीच का, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। ठीक है, जैसे जैसे ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन शुरू हुआ, उन्होंने यहाँ पर रूल ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस किया, रूल ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। लेकिन बहुत सारे ऐसे हिस्ट्रियन हैं जो इस बात को पर एग्री नहीं होते हैं। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे और लॉ का जो एग्जिस्टेंस हुआ हमारे इंडिया में, ठीक है ना, वो कैसे हुआ। आपको पता है हमारे देश को आज़ादी मिलने में बहुत सारे नेशनल मूवमेंट्स हुए, ये भी पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाय लॉ मेकिंग। ठीक है, टुडे विल डिस्कस अबाउट लॉ मेकिंग। ओके, लॉ मेकिंग के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो अवर पार्लियामेंट मेक्स लॉ, ये हम लोग को सबको पता है, हमारा पार्लियामेंट जो है ये कानून बनाता है, ये सबको पता है हम लोग को, ठीक है। और इट इज़ द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी इन द कंट्री, ये भी पता है, हमने लास्ट वीडियो में चर्चा किए हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। ये हमारा जो पार्लियामेंट होता है ये सुप्रीम होता है जो लॉ मेकिंग करता है हमारे देश के लिए। इट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल सब्जेक्ट that are under the jurisdiction of the central government. It can enact new laws or change the existing laws. The most important work of the parliament is to pass bills. ठीक है, तो पार्लियामेंट का सबसे इम्पोर्टेंट काम कहें या तो अहम काम कहें, वो क्या है? लॉ तैयार करना, कानून बनाना, या तो जो पुराना कानून है, एग्जिस्टिंग कानून है, ठीक है ना, एग्जिस्टिंग लॉ है, उसको चेंज करना। और सबसे बड़े इम्पोर्टेंट और एक काम बताएं, वो तो वो है बिल को पास करना। जब तक पार्लियामेंट उसको पास नहीं करती है तब तक कोई बिल लॉ नहीं बनता है, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप ऑफ बिल्स, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। टू टाइप ऑफ बिल होते हैं, एक ऑर्डिनरी बिल होता है और दूसरा मनी बिल होता है। ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, मनी बिल क्या होता है, इसके बारे में अभी हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ऑर्डिनरी बिल के बारे में, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल, द बिल अदर देन मनी, बिल अदर देन मनी आर कॉल्ड द ऑर्डिनरी बिल। मतलब एक होता है मनी बिल, मतलब मनी से के अलावा जो बिल पास होता है, जो भी बिल होता है, उसको हम लोग ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। दिस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, और इसको चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे अपर
सदन हो चाहे लोअर हाउसेस हो, कहीं भी इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस बाय आइदर ए मिनिस्टर ऑफ ए गवर्नमेंट और एनी प्राइवेट मेंबर ऑफ द हाउसेस। मतलब इसको ध्यान दीजिएगा, कोई भी प्राइवेट मेंबर भी इस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है, या कोई भी मिनिस्टर चाहे वो कोई भी सदन से जुड़ा हुआ हो, ठीक है ना, वो इस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है। एवरी ऑर्डिनरी बिल दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इज टू गो थ्रू द फॉलोइंग 3 रीडिंग इन ईच हाउसेस। अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसको प्रत्येक हाउसेस, जो हाउसेस है लोअर हाउसेस और अपर हाउसेस, ठीक है ना, तो प्रत्येक हाउसेस से एक हाउसेस का एक स्टेज के थ्रू गुजरना पड़ता है। वो स्टेज क्या है, वो 3 स्टेज क्या है उसको देखते हैं। फर्स्ट रीडिंग, ठीक है ना, 3 रीडिंग स्टेज क्या है देखते हैं। फर्स्ट रीडिंग है आपका, इट इज़ एन इंट्रोडक्टरी स्टेज। फर्स्ट रीडिंग एक इंट्रोडक्टरी स्टेज होता है। एट दिस स्टेज द कंसर्न मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर आस्क फॉर द परमिशन ऑफ द हाउस टू इंट्रोड्यूस द बिल। मतलब हाउस जो भी सदन है, लोकसभा है या राज्यसभा है, वहाँ पर वो परमिशन लेता है कि उस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाए कि नहीं, उस बिल को वहाँ पर रखा जाए कि नहीं, पेश किया जाए कि नहीं। देयर इज़ नो डिबेट ऑन दिस स्टेज। इस स्टेज में कोई डिबेट नहीं होता है। बिल एक बार सबसे पहले अनुमति लिया जाता है कि इस बिल को पेश किया जाए कि नहीं, ठीक है ना, चाहे वो प्राइवेट मेंबर कर सकता है चाहे कोई मिनिस्टर कर सकता है। इस बिल को पेश किया जाए उसके लिए अनुमति लिया जाता है। अनुमति जहाँ लिया जाता है वहाँ पर आपको किसी प्रकार का बहस या डिबेट नहीं होता है, ठीक है ना, बहस डिबेट बाद में होता है। कॉपीज ऑफ द बिल आर गिवन टू द मेंबर्स। उस बिल का जो कॉपी होता है उसको मेंबर्स लोग को दिया जाता है। द मिनिस्टर और एनी मेंबर हु इंट्रोड्यूस द बिल गिव अ जनरल स्पीच एक्सप्लेनिंग द पर्पस ऑफ द बिल। और जो भी उसको इंट्रोड्यूस करता है, चाहे वो मेंबर हो या तो प्राइवेट मेंबर हो या तो मिनिस्टर हो, उसको इंट्रोड्यूस करता है तो वो उसको एक्सप्लेन करता है, उस बिल को एक्सप्लेन करता है कि उस बिल का पर्पस क्या है। क्योंकि बिना पर्पस, विदाउट पर्पस कोई भी बिल पास नहीं किया जा सकता है। और पर्पस कैसा होना चाहिए, लोगों के हित में होना चाहिए, लोगों के फेवर में होना चाहिए, ठीक है ना। सेकंड रीडिंग नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट रीडिंग में तो आप लोगों को पता है फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है। फर्स्ट रीडिंग में आपको बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है या उसके लिए परमिशन ग्रांट किया जाता है, ठीक है ना, और बिल का पर्पस को बताया जाता है, ठीक है। सेकंड रीडिंग में क्या होता है देखिए, एट दिस स्टेज फर्स्ट ऑफ ऑल द जनरल डिस्कशन जनरल डिस्कशन होता है। फर्स्ट स्टेज सब रीडिंग में याद रखिएगा कौन सा रीडिंग में क्या किस स्टेज में क्या होता है, ठीक है ना। फर्स्ट में आपका बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए परमिशन लिया गया। सेकंड में क्या हो गया, डिस्कशन के लिए, सेकंड में क्या हुआ, डिस्कशन किया जाता है, बिल के लिए थोड़ा सा डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। देन है काउज बाय काउज डिस्कशन टेक्स प्लेस, ठीक है। काउज बाय काउज करने का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, या तो उस बिल को पास करने के लिए का जो लक्ष्य है या तो पास करने का जो रीजन है, उस रीजन को रीजन बाय रीजन या क्लाउज बाय क्लाउज उसका, ठीक है ना, डिस्कस किया जाता है। क्या उसका मोटो है, क्या थीम है, सब चीज़। द मेंबर्स हु सपोर्ट द बिल, मेंबर जो हैं बिल को सपोर्ट करते हैं। उसमें आर्गूमेंट भी होता है वाई द बिल इज़ इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी। ऐसा बात नहीं कोई भी बिल आ गया सदन में, पार्लियामेंट में, और वो पास हो गया, ऐसा बात नहीं है। कोई भी बिल आने के बाद उस पर बहस होती है, उस पर डिस्कशन होता है कि वो बिल जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है पब्लिक के लिए, क्यों नेसेसरी है पब्लिक के लिए। मतलब अननेसेसरी बिल्स को पारित नहीं किया जाता है, उसको पास नहीं होता है। तो बहुत सारा डिस्कशन इसके लिए, डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, आर्गुमेंट होता है, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को निकाला जाता है, ठीक है ना। द मेंबर्स हु अपोज इट क्रिटिसाइज द बिल। जो मेंबर इसको अपोज करना चाहते हैं, जो अपोज करते हैं वो बिल का क्रिटिसाइज करते हैं। कहने का मतलब उस बिल का नेगेटिव क्लू निकालते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स निकालते हैं कि वो बिल, देखिए एक तो फेवर वाला होता है बिल का और एक अनफेवर वाला जो कि उसका विरोधी होता है। तो विरोधी दल के जो होते हैं
वो क्रिटिसाइज करते हैं बिल का कि ये बिल पास होने से ये घाटा है, ये नुकसान है, ये मतलब इस टाइप से, ठीक है ना। द मेंबर कैन सजेस्ट अबाउट द चेंज इन द बिल। द मेंबर्स who oppose it, अच्छा, द मेंबर्स कैन सजेस्ट अबाउट द चेंज इन द बिल, ठीक है ना। सम ऑफ दिस चेंजेस आर एक्सेप्टेड बाय द हाउस। तो जो मेंबर्स जो हैं वो चेंज करने, बिल में कुछ चेंजिंग लाने के लिए भी आर्गूमेंट करते हैं, सजेस्ट करते हैं, और कुछ चेंजेस को एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है हाउसेस के द्वारा, ठीक है ना। फर्स्ट रीडिंग क्लियर हो गया, ठीक है, सेकेंड रीडिंग क्लियर हो गया। अब थर्ड रीडिंग में देखते हैं क्या होता है, ठीक है। थर्ड रीडिंग क्या है? एट दिस स्टेज द बिल इज मूव्ड फॉर द फाइनल अप्रूवल। अब फाइनल अप्रूवल के लिए देखिए, इसको स्टेप बाय स्टेप याद कर लीजिएगा, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा भारी नहीं है। ऑर्डिनरी बिल में पहले क्या होता है, बीच में क्या होता है, फिर लास्ट में क्या होता है, क्लियर है। तो थर्ड स्टेज में क्या होता है, देखिए इस स्टेज में बिल को फाइनल अप्रूवल के लिए मूव किया जाता है। द बिल एज ए होल इज फाइनली डिस्कस्ड, ठीक है ना, डिस्कस्ड एंड पुट टू वोट। अब उस बिल के लिए वोटिंग सिस्टम होता है। इफ द मेजोरिटी ऑफ द MPs आर इन फेवर, इट्स फेवर, तो बिल पास होता है, और मेजोरिटी पास नहीं हुआ तो फिर वो, जैसे कि 500 मेंबर्स हैं, उसमें 251 मेंबर्स फेवर में हैं, 249 मेंबर अगेंस्ट में हैं, तो 251 जो फेवर में है उनके फेवर में चल जाएगा। अगर वो फेवर में है तो बिल पास होगा, अगर 251 अगेंस्ट में रहेंगे तो फेल हो जाएगा, उसको पास नहीं किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगेंस्ट में 249 है, मतलब इनका मेजोरिटी कम है अगेंस्ट वाला का, इसीलिए बिल पारित हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। द बिल इज सेड टू हैव बीन passed by the simple majority. If it is passed in one house, it is sent to another. अगर एक हाउस में ये पास हो गया तो उसको अगला हाउस में फिर पास किया जाता है, नेक्स्ट, ठीक है ना, नेक्स्ट हाउस में उसको प्रमोट किया जाता है। द बिल गोज थ्रू द सेम प्रोसीड्योर इन दैट हाउस ऑल्सो। जिस तरह से पहला सदन में, पहला हाउस में, पहला सदन में जिसको कहते हैं, जो प्रोसेस था मेजोरिटी का, चाहे डिस्कशन का, चाहे जो भी, वही प्रोसेस वहाँ भी रिपीट होता है। और उसमें भी क्या कहता है, बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा पास द बिल। अगर दोनों पास कर दिया तो ये फिर प्रेसिडेंट के पास चल जाता है। अगर लोकसभा में भी पास हो गया और राज्यसभा में भी पास हो गया, ठीक है ना, तो वो प्रेसिडेंट के पास चल जाता है फाइनल सिग्नेचर के लिए। और प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर दिया मतलब वो कानून बन गया, मतलब वो पारित हो गया वो बिल, ठीक है ना। ये हम अभी चर्चा किया हम लोग ऑर्डिनरी बिल के बारे में, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट चर्चा करते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट द मनी बिल, मनी बिल, ओके। मनी बिल क्या होता है, देखिए, एनी बिल रिलेटेड टू इनकम। देखिए ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, आउट ऑफ इनकम, मतलब इनकम के बाद, मनी के अलावा जो भी बिल होता है उसको हम लोग ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। लेकिन मनी बिल कहने का मतलब भी पैसा कौड़ी, इनकम एक्सपेंडिचर। शो एनी बिल रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो वो हमारा मॉनेटरी बिल के अंदर आएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग मनी बिल या मॉनेटरी बिल कहते हैं, क्लियर है। ये मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, गौर करने की बात है। ऑर्डिनरी बिल को कहीं भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, ठीक है ना। लेकिन मनी बिल ओनली कैन इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। इसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। व्हेन इट इज़ पास्ड इन लोकसभा इट सेंट टू द राज्यसभा। जब लोकसभा में पास हो गया तो तब इसको राज्यसभा में भेज दिया जाता है। इन दिस वे ए स्पेशल प्रोड्यूसर इज अडॉप्टेड फॉर इट। एक विशेष एक विधि होता है, एक नियम होता है। ए मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मनी बिल बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट, यानी बिना प्रेसिडेंट की अनुमति कह सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। When the money bill is passed in the Lok Sabha, it's sent to the Rajya Sabha for its recommendations. It is mandatory for the Rajya Sabha
to return the bill with its recommendation within 14 days from the date of receipt। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा में बिल पारित हो गया, पास हो गया, अब इसको राज्यसभा भेजा जाता है, लेकिन राज्यसभा में जिस दिन वो रिसिप्ट किया राज्यसभा उस बिल को, उसके 14 डेज के विदिन 14 डेज के अंदर ही उसको रेकमेंड करके वापस देना है, रिटर्न करना है। 14 डेज याद रखिएगा, 14 डेज के अंदर ही उसको रेकमेंड करके वापस करना है। इफ़ इट डज नॉट सो, बिल इज कंसिडर्ड टू बी पास्ड बाय द बोथ हाउसेस। गौर करने की बात है। कहने का मतलब यहाँ पर आप सिर्फ लोकसभा का ही प्रायोरिटी दिख रहा है, राज्यसभा का कोई प्रायोरिटी नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। लोकसभा में अगर पास हो गया तो उसको राज्यसभा प्रमोट किया जाता है, लेकिन राज्यसभा ओनली 14 डेज तक रख सकता है अपने पास में उस बिल को, या 14 डेज के अंदर ही उसको रिटर्न करना पड़ेगा। अगर रिटर्न नहीं करता है तो बिल पास हो गया ऑटोमेटिकली। बताइए, तो इसका मतलब राज्यसभा का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं रहता है। क्लियर है? ओके। द बिल इज देन सेंड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज और सिग्नेचर। अब बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है। आपको पता है कि प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना कोई भी बिल पास नहीं होता है या कोई भी बिल कानून नहीं बनता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, क्या है अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट द पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कानून बना भी सकता है और कानून में सुधार भी कर सकता है, बट द बिल जो बिल होता है, बिल टू अमेंड और चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बिल होता है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज या उसमें सुधार किया जा सकता है। रिक्वायर्स ए स्पेशल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। सीधी सी बात है, एक स्पेशल मेजोरिटी होना चाहिए जो 2/3 का होता है, 2/3 का मेजोरिटी होना चाहिए, 2/3 का मेजोरिटी होना चाहिए, तभी जाके ये पास हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द लॉ फॉर ऑल। ठीक है, सभी के लिए कानून। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, सभी कोई, हमारे स्वतंत्र भारत में सभी कोई कानून के नज़र में सब समान हैं। द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और जेंडर। हमारे देश के कानून में ऐसा कहीं नहीं है जो धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर या जेंडर के आधार पर भेदभाव किया जा सके, डिस्क्रिमिनेट किया जाए किसी को। ठीक है ना, दैट इज ऑल लॉ विल अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन्स। तो कानून सबके लिए क्या है, समान है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी हो, कोई भी जेंडर का हो, सभी के लिए समान है। नो वन कैन अबव ऑफ द लॉ। कानून से बढ़कर कोई नहीं है, ऐसा हमारे संविधान में लिखा हुआ है और ऐसा ही होता है। ठीक है, द पार्लियामेंट मेक्स ए लॉ अकॉर्डिंग टू द नीड और एंड डिमांड ऑफ द पीपल। लेकिन अब एक बात ये भी है, पार्लियामेंट में जो कानून या लॉ बनता है वो पीपल का जो नीड और डिमांड है, हमारे देश के जो पब्लिक है, नागरिक हैं, उनका जो ज़रूरत है और उनका जो आवश्यकता है, उनका जो डिमांड है, उसके हिसाब से हमारा कानून बनता है। इसलिए हमारे देश का सिस्टम बहुत ही ट्रांसपेरेंसी है और बहुत ही फ्लेक्सिबल है। सो द रोल ऑफ सिटीजन इज क्रूशियल इन हेल्पिंग पार्लियामेंट इन फ्रेमिंग डिफरेंट कंसर्न ऑफ द इनटू लॉ। ठीक है ना, तो इसीलिए हमारे देश में जो पब्लिक का रोल जो होता है वो बहुत ही मायने रखता है, मीनिंगफुल होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट द लॉ एंड डिसेंट। द पीपल हैव द राइट टू क्रिटिसाइज द लॉ दैट दे फाइंड अनफेयर। अगर कोई लॉ पारित किया गया है और वह किसी के हित में नहीं है तो उसका हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं। दे मे ऑल्सो प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट थ्रू लॉफुल मेथड। ठीक है ना, द गवर्नमेंट मे देन चेंज द लॉ इफ नेसेसरी। अगर ज़रूरत पड़े तो गवर्नमेंट उस लॉ को, उस कानून को चेंज भी कर सकता है। वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ देयर, गांधी जी को देख रहे हैं आप पिक्चर में। ठीक है ना, तो एक ये केस स्टडी है, आप लोगों को हम बता चुके हैं पहले भी कि केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को आएगा। ठीक है, केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन
आ सकता है, इसलिए केस स्टडी को जरूर पढ़ना है हमें। सो ये है साल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह जिसको कहते हैं, नमक सत्याग्रह का ये केस स्टडी है, ठीक है। तो द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट बिगेन विथ गांधी जी ब्रेकिंग ऑफ द साल्ट लॉ, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द लॉ मेकिंग ऑफ साल्ट वाज द गवर्नमेंट मोनोपोली, ठीक है। गवर्नमेंट का मोनोपोली था उसमें साल्ट, नमक सत्याग्रह जो हुआ था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट मोनोपोली कर रहा था नमक प्रोडक्शन में, ठीक है ना, और डिस्ट्रीब्यूशन में, इसलिए ये आंदोलन हुआ। दिस लॉ प्रिवेंटेड इंडियन फ्रॉम मेकिंग साल्ट फ्रॉम सी वाटर, मतलब इंडिया वाले लोग इसमें इससे नहीं बना सकते हैं, उनको परमिशन नहीं है, बिना गवर्नमेंट का परमिशन से सी वाटर से नमक नहीं बना सकते हैं। गांधी जी प्रोटेस्टेड द लॉ विद द फेमस डांडी मार्च, गांधी जी ने डांडी मार्च किया था 12 मार्च 1930। गांधी एंड 78 अदर मेंबर्स ऑफ साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद स्टार्टेड टू वॉक फॉर डांडी। साबरमती आश्रम से साबरमती आश्रम अहमदाबाद से डांडी तक इन लोगों ने पद यात्रा किया था, ठीक है ना। डांडी जो है एक कोस्टल विलेज है, गुजरात का कोस्टल विलेज है, मतलब समुद्री किनारा का विलेज है, ठीक है ना। इन्होंने साल्ट का जो लॉ बनाया था उसको तोड़ दिया था। दे रीच्ड एट द सी कास्ट ऑन 6 अप्रैल, जो उन लोग ने समुद्र किनारे 6 अप्रैल 1930 को पहुंचा था। अब ब्रोक द साल्ट लॉ एट द सेम डे बाय मेकिंग सम साल्ट फ्रॉम सी वाटर। उसी दिन उन लोगों ने नमक बनाकर, वहाँ पर नमक का उत्पादन करके थोड़ी मात्रा में उस कानून को तोड़ दिया। इट वाज एन इलीगल एक्शन, उनके लिए ये इलीगल एक्शन था। द ब्रेकिंग ऑफ साल्ट लॉ बाय गांधी जी वाज फॉलोड बाय सिमिलर एक्शन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, और उसी तरह से कंट्री के डिफरेंट पार्ट में इस तरह के आंदोलन शुरू होने लगे, ठीक है ना। सत्याग्रह बिकम ए वेरी इफेक्टिव मूवमेंट इन कोस्टल एरिया ऑफ पुरी, कटक, बालासोर इन उड़ीसा। और जी ये साल्ट विद्रोह हुआ, ये सभी जगहों में जो कोस्टल एरिया है, समुद्री किनारा जगह है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावित करने लगा लोगों को, ठीक है ना। एंटी हॉकिंग लॉ, नेक्स्ट देखिए, ये केस स्टडी है। एंटी, एक तो पहला साल्ट लॉ का देखें हम लोग, ठीक है ना। अगला देखते हैं हम लोग एंटी हैकिंग लॉ, ठीक है। एंटी हैकिंग लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द लॉ हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग वेर मेड इलीगल। अनडाउटेबली स्ट्रीट ऑफ द पब्लिक space should be kept open so that the people can walk on the pavement easily, but we should also keep in fact in mind that hawkers and vendors provide essential service cheaply and essentially to the millions. Also this is their means of livelihood, so if the law favors one group it degrades the other group, that makes controversial. तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हॉकिंग लॉ क्या होता है, जैसे कि जो हॉकर लोग होते हैं, जो पेवमेंट्स में बिछा के सस्ते में बहुत सारे वस्तुएं बेचते हैं, जैसे फल, सब्जी वगैरह, बहुत सारे ऐसे एसेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स, डेली रिक्वायरमेंट्स, ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, ठीक है ना। डेली रिक्वायरमेंट्स की वस्तुएं बेच रहे हैं ये, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर वेंडर लगा हुआ है, ठीक है ना। ये हॉकर, ये स्ट्रीट हॉकर है ये, और ये स्ट्रीट वेंडर है, ठीक है। तो ये लोग जो ज़रूरत, डेली ज़रूरत की जो वस्तुएं होती है, जो सामग्री होती है, वो सस्ते में प्रोवाइड करते हैं पीपल को। तो इससे क्या होगा, इनको अगर बंद कर दिया है तो क्या होगा, एक तरह से क्या कहेंगे, एक इनसे लिविंगहुड चलता है ना, इनका लिविंगहुड भी प्रभावित होगा, और ये कंट्रोवर्शियल इश्यू बन जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम देख सकते हैं कि लॉ जो होता है, कानून, ये बनाया जाता है पब्लिक के हित के लिए। जैसे कि गांधी जी ने जो साल्ट सत्याग्रह किया था, ठीक है ना, साल्ट लॉ को जो ब्रेक किया था, वो किसके लिए किया था? क्योंकि पब्लिक के लिए किया था, क्योंकि नमक एक ऐसा वस्तु है जो हमारे दैनिक जीवन में प्रतिदिन रोज़मर्रा के खाने पीने के वस्तुओं में ज़रूरत पड़ती है। और अगर उसमें लॉ पारित कर दिया जाए, उसके लिए कानून बना दिया जाए, उसमें टैक्स लगाया जाए नमक में, तो लोगों का मतलब खर्चा बढ़ जाएगा, लोगों का एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है।
जिससे, क्योंकि देखिए अंग्रेज़ जो थे वो बहुत चालाक थे। वो करना क्या चाहते थे, वो यहाँ के रिसोर्स को यहीं के लोगों पर थोपना चाहते थे, बेचना चाहते थे, ठीक है ना। और यहाँ के रिसोर्स जो हमारी अपना जो रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स, उस पर हम ही को टैक्स दे के ख़रीदना पड़ रहा था। तो इससे हमारा जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो रहा था, या तो साइड इफ़ेक्ट पड़ रहा था इसमें। इसीलिए आज़ादी पाने के लिए बहुत सारे आंदोलन और बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए गए, ठीक है ना। और जब आज़ादी मिल गई तो हमारे यहाँ एक ऐसा कानून बनाया गया पार्लियामेंट में, जो यहाँ के सभी जो पीपल हैं उसके हित में, उनके फेवर में कानून बना। यहाँ का जो कानून बनता है हमारे इंडिया में, वो उनके लिए, उनके फेवर में, उनके द्वारा बनाया जाता है, पीपल का द्वारा, ठीक है ना। इसी के साथ इस चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन है, क्वेश्चन आंसर सेशन नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। तो आज हम चर्चा किए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो हम पहले ही चर्चा किए हैं पार्लियामेंट के बारे में। आज हम मेकिंग ऑफ लॉ के बारे में चर्चा किए, इस तरह से कानून बनता है और ऐसे एग्जिस्टेंस है कानून का हमारे सोसाइटी में, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। कैसा लगा आप लोगों को हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे भी हमारे इस जो बताए हैं, जो नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, उससे रूबरू हो सकें। विश यू ऑल द बेस्ट। आपके जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में।